हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3.1 का कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाला हूं। लेकिन सोल्यूशन कराने से पहले मैं आपको इस वीडियो में कुछ फॉर्मूले और कुछ डेफिनेशन बताने वाला हूं जो कि हमारी प्रश्नावली 3.1 को करने के लिए काम में आने वाली है। ठीक है, तो आप इन सारे फॉर्मूलों और डेफिनेशन को ध्यान से समझना, जिससे क्या है जब हम प्रश्नावली 3.1 करें तो उसको समझने में हमें परेशानी ना हो। अगर आप इन सारी डेफिनेशन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे तो ये प्रश्नावली आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। मेन होते हैं फॉर्मूले, अगर आपको फॉर्मूले आ जाएंगे तो प्रश्नावली तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने के लिए हमें फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है, वो आपके पहले से ही तैयार हो जाएंगे। और मैंने पहले से ही प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के सोल्यूशन के ऊपर पहले से चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक ये सोल्यूशन वीडियो नहीं देखी है तो इन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चैप्टर 3 जो कि है आपका ऑब्व्यू और इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिसेस। तो इस चैप्टर के फॉर्मूलों को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी क्लास 12 से रिलेटेड किसी भी तरह की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर 3 है उसका नाम है ऑब्व्यू। तो ऑब्व्यू हमारा होता क्या है, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। पहले ऑब्व्यू की डेफिनेशन को देखते हैं कि हमारा ऑब्व्यू होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो यहां से हमारी ऑब्व्यू की परिभाषा स्टार्ट हो जाएगी। अब ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। ऑब्व्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्या होता है, क्रम विन्यास होता है। तो जो संख्याएं या फलन हमारे आयताकार भाग के अंदर होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, अवयव अथवा प्रविष्टियां। ठीक है, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। यहां पर भी लिखा है हमारा इन संख्याओं या फलन को ऑब्व्यू के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। ठीक है, और आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ऑब्व्यू हमारे कैसे बने हुए होते हैं। अब आगे देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन में। और इसमें हमें आगे दे रखा है जो ऑब्व्यू होते हैं उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कैपिटल अक्षरों से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, जैसे ए है, बी है और अभी और आगे भी हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए एक ऑब्व्यू हो गया जिसके अंदर ये जो अवयव है -2, 5, 0, √5, 3, 6 ये सारे के सारे क्या हो गए, ऑब्व्यू ए के अवयव हो गए। ऐसे ही ऑब्व्यू हमारा इस तरीके से भी हो सकता है और जो हमें बी वाला ऑब्व्यू दे रखा है इस तरीके से भी हो सकता है। ऐसे ही हमें यहाँ पर एक और ऑब्व्यू दे रखा है जो कि हमारा है सी, तो हमारा इस तरीके का भी ऑब्व्यू हो सकता है। ठीक है, ऑब्व्यू हमारे बहुत तरीके के हो सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण देकर समझाया गया है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि ऑब्व्यू हमारे क्या होते हैं, उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं और आपको यहाँ पर सामने भी दिख रहे होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो हमारे पास ऑब्व्यू होते हैं इनको बनाने के लिए हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास दो मेन चीजें होती हैं। पहली होती है पंक्ति, दूसरा होता है हमारे पास स्तंभ, जिसको हम रो और कॉलम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑब्व्यू के अंदर इन दोनों का ही बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, इनसे ही हम कोटि निकाल सकते हैं ऑब्व्यू की और इसी से हम ऑब्व्यू की संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं हमारी रो यानी कि पंक्ति और स्तंभ यानी कि कॉलम हमारे होते क्या हैं। ये जितनी भी होंगी इस तरीके से ये सारी की सारी हमारी क्या होंगी, पंक्ति होंगी। ठीक है, जितनी भी हमारी ये सारी की सारी दे रखी हैं ये सारी की सारी हमारी क्या होंगी, पंक्ति होंगी। ठीक है, जिसको हम रो भी बोलते हैं। तो दूसरा होता है हमारा कॉलम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। तो आपने स्तंभ देख रखे होंगे, वो इस तरीके से होते हैं हमारे, तो इसको बोलते हैं हम स्तंभ यानी कि कॉलम। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमें यहाँ पर 3 ऑब्व्यू दे रखे हैं ए, बी, सी। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर हमारी कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास पहला ऑब्व्यू है ए, तो इसमें देखेंगे हमारे पास कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। तो पहले देखते हैं इसमें हमारी पंक्तियां कितनी है, 1, 2 और 3, यानी कि जो हमारा ऑब्व्यू ए है उसके अंदर हमारी कितनी पंक्तियां हो गई, 3 पंक्तियां हो गई। ये तो हमारा हो गया। अब देखते हैं इसमें स्तंभ कितने हैं। तो स्तंभ इसमें कितने हैं, 2, 1
और 2। तो अगर एग्जाम में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें हमें आव्यूह दे दे और हमसे पूछे कि इसमें पंक्ति कितनी है, स्तंभ कितने हैं, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आव्यूह बी के अंदर। ऐसे ही इसमें देखेंगे हमारी रो कितनी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर रो कितनी है, 1 2 और ऐसे ही 3। अब यहाँ पर स्तंभ देखेंगे कितने हैं, 1 2 3। यहाँ पर 3 ही स्तंभ है और 3 ही पंक्तियां हैं। ठीक है, पहले हम पंक्तियों को गिनते हैं, उसके बाद में हम स्तंभ को गिनते हैं। ठीक है, जो हमारी पंक्तियां होती हैं उसको लिखते हैं हम स्मॉल m से, और जो हमारे स्तंभ होते हैं उसको लिखते हैं हम स्मॉल n से। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी तक आपको समझाया, अगर ये आपकी समझ में आ रहा हो, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर पंक्तियां देखेंगे कितनी है, 1 और 1 2, और स्तंभ देखेंगे कितने हैं, 1 2 और 3। यानी कि ये जो हमारी मैट्रिक्स होगी आव्यूह होगा कितने बाई कितने का होगा, 2/3 का। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे। तो जो मैंने अभी आपको सब समझाया वो यहाँ पर भी लिखा है, एक बार मैं यहाँ पर आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ। उपयुक्त उदाहरण में क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्ति कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पंक्तियां हमारी क्या होंगी, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं आव्यूह के स्तंभ कहलाती हैं। जो हमारे ऊर्ध्वाधर रेखाएं आ रही थी उन्हें हम कहते हैं कॉलम। इस प्रकार ए में 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया था वहां पर निकाल कर। ऐसे ही जो हमारे पास आव्यूह बी है उसके अंदर 3 ही हमारी पंक्तियां और 3 हमारे स्तंभ हैं। और लास्ट में जो हमारे पास सी आव्यूह था उसके अंदर 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से समझते हुए चलेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसकी अगली डेफिनेशन को। तो अगला टॉपिक आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, आव्यूह की कोटि, कि आव्यूह की कोटि हमारी होती क्या है। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल वे में यहाँ पर समझा देता हूँ कि आव्यूह की कोटि हमारी क्या होती है। जैसे अभी आपने देखा कि हमें आव्यूह दे रखे थे पहले 3, उसमें हमने क्या करा था, पहले हमने उसमें पंक्तियों की संख्या निकाली थी कि उसमें पंक्तियां कितनी हैं, उसके बाद में हमने स्तंभों की संख्या निकाली थी कि हमारे स्तंभ कितने हैं। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि जो हमारा सेकंड वाला आव्यूह था बी, उसमें जो हमारी पंक्ति थी और स्तंभ थे वो हमारे 3 ही आए थे। तो जैसे अगर हम उसकी कोटि निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, 3 हमारी पंक्तियां हो गई इनटू 3 ही हमारी क्या हो जाएंगे, स्तंभ हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम कोटि कैसे निकालते हैं, वो हम निकालेंगे जितनी भी हमारी पंक्तियों की संख्या होगी और जितनी भी हमारी स्तंभों की संख्या होगी उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, m इंटू n। पहले निकालेंगे पंक्ति, वो लिख देंगे, इनटू फिर लिख देंगे हम जो भी हमारे पास स्तंभ होंगे, तो दोनों को हम इनटू करके लिख देंगे, वो उस आव्यूह क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। आपने सुन रखा होगा कि हमें किसी क्वेश्चन में 2/2 का आव्यूह दे रखा है, कहीं पर 3/3 का आव्यूह दे रखा है और कहीं पर हमें 3/4 का आव्यूह दे रखा है। तो उससे हमें यह पता चल जाता है कि उस आव्यूह में कितनी हमारे पास पंक्तियां और कितने हमारे पास स्तंभ है। ठीक है, तो ये बहुत इजी टॉपिक है, आपके समझ में आ चुका होगा। अब ये जो लिखा हुआ है ये मैं आपको समझा देता हूं। तो हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। m पंक्तियों और n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m इंटू n कोटि यानी कि ऑर्डर का आव्यूह कहते हैं, अथवा केवल हम उसे बोल सकते हैं m इंटू n आव्यूह। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम पंक्तियों को m से लिखेंगे और स्तंभों को n से लिखेंगे। और इसमें आगे उदाहरण भी है, जो हमने स्टार्टिंग में 3 आव्यूह लिए थे a b c, हम उन तीनों आव्यूह की अब यहाँ पर कोटि भी निकालेंगे। ठीक है, तो वो तीनों आव्यूह या तो कहीं आप नोट कर लेना, वरना भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, वो एक एक कर आते रहेंगे। वो देखते हैं हम आगे। यहाँ तक हमारा हो चुका था, अब देखते हैं आगे आव्यूह के उपयुक्त उदाहरणों के संबंध में। जो हमारा आव्यूह ए है वो हमारा 3/2 का आव्यूह है, और जो हमारा आव्यूह बी है वो हमारा 3x3 वाला आव्यूह है, और जो हमारा आव्यूह सी है वो हमारा 2x3 वाला आव्यूह है। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, जो हमें आव्यूह दे रखा है उसके अंदर हमारी 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। ऐसे ही जो हमारा आव्यूह बी है उसमें हमारी 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है। और जो लास्ट आव्यूह है हमारा सी,
उसमें हमें 2 पंक्तियां दे रखी हैं और 3 स्तंभ है, ठीक है। इसलिए मैं स्टार्टिंग से उदाहरण सेम ही लेते हुए चल रहा हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। हम एक ही उदाहरण से आव्यूह की कोटि भी निकाल चुके हैं कितनी होती है। अब हम इसमें आगे सीखेंगे कि जो हमारे आव्यूह होते हैं उसके अंदर अवयव कैसे निकालें, ठीक है। हमारे एग्जाम में कोई भी अवयव आ जाए और उसमें हमसे पूछे कि अवयवों की संख्या निकालो तो हम उसको कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूं। इसमें जैसे कि यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा हमने यहाँ पर निकाल रखे हैं अवयव। अब जो भी आपके पास कोटि आई होगी आप उनकी आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो उस अवयव के क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि हमारा जो अवयव ए था उसकी कोटि आई थी 3 × 2, तो इसमें हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6। यानी कि जो हमारे पास पहला अवयव दे रखा था उसमें हमारे कितने अवयव हैं, 6। आप वैसे भी गिन सकते हैं, आपके सामने आ भी चुका होगा। आप देखेंगे हमारे पास उसमें 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ है और आप उसमें गिनेंगे भी तो टोटल आपके 6 ही अवयव है, ठीक है। ऐसे ही हमारा बी वाला भी अवयव था जिसमें 3 ही पंक्तियां थी और 3 ही स्तंभ थे। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9। अगर हम बी वाले अवयव में गिनेंगे भी तो उसमें हमारे टोटल 9 ही अवयव आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अवयव के अवयव का ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा ए और बी। अब देखते हैं सी वाले में। सी वाले में कितने हो जाएंगे हमारे 6, क्योंकि उसमें हमारी 2 पंक्तियां थी और 3 स्तंभ थे। 2 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूं। तो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि जो हमारा सी वाला अवयव है उसके अंदर हमारे 6 अवयव हैं, ठीक है। तो ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई अवयव दे रखा है तो उसके अवयव हम कैसे निकालें, ठीक है। अब मैं आपको इस वीडियो में आगे बता देता हूं कि जो हमारा अवयव होता है उसमें हम पहले पद को कैसे लिखेंगे, दूसरे पद को कैसे लिखेंगे, तीसरे पद को कैसे लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। हमें एक अवयव दे देगा और उसमें हमसे क्या पूछेगा कि A21 ये वाला कौन सा पद है या A33 ये कौन सा पद है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि ये क्या क्या होते हैं हमारे। यहाँ पर एक आपको अवयव दिख ही रहा होगा। ये जो हमने अवयव बना रखा है ये हमारा m × n कोटि का है, ठीक है। इसमें हमारी m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है, ठीक है। अब वो कितने भी हो सकते हैं, ये इसलिए बना रखा है क्योंकि यहाँ पर हमारी m की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है हर अवयव के लिए अलग अलग, और जो हमारी n यानी कि स्तंभों की संख्या भी अलग अलग हो सकती है अवयव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर m × n का इसलिए बना रखा है कि अवयव के अंदर जो अवयव होते हैं उसके पहले पद को हम क्या बोलते हैं, दूसरे पद को क्या बोलते हैं, ऐसे ही बाकी सारे पदों को हम क्या बोलते हैं। तो इसे आप ध्यान से समझना और कोटि आपको यहाँ पर लिखी भी दिखाई भी दे रही होगी। अब जो हमारा पहला पद होता है A11, ठीक है, यानी कि जो पहला पद होगा उसको हम लिखेंगे A11। अब एग्जाम में हमसे ऐसे करके पूछ लेगा क्वेश्चन कि अवयव A11 बताओ, और जो भी हमारा पहला अवयव आ रहा होगा उसमें कि ये हमारा A11 है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा दूसरा पद होता है उसे बोलते हैं A12, खाली दूसरे वाले नंबर बदलते रहेंगे। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा A13। ऐसे ही अगर हम अगला पद निकालना चाहें तो A14। हर लाइन में हमारी दूसरी वाली संख्या बदलती रहेगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे A21, A22, A23, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा A24। पहले वाली संख्या हमारी सेम ही रहेगी, उसके बाद वाली जो भी संख्या है वो हमारी बदलती रहेंगी। ऐसे ही यहाँ पर हमारा आ जाएगा A31, A32, A33, A34। यहाँ पर आई इसलिए लिख रखा है क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो हमारा सेम रहेगा और दूसरे वाले नंबर हमारे चेंज होते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा आई है वो हर लाइन के लिए सेम है, बस वहां पर हमारी जे की वैल्यू बदल रही है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब आप चाहें यहाँ पर 3 × 3 तक ही याद कर लें, ठीक है, या 3 × 4 तक याद कर लें। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। बस आप ध्यान कर लेना कि पहले वाले पद को कैसे लिखते हैं, दूसरे वाले को कैसे लिखते हैं, तीसरे को कैसे लिखते हैं, फिर अगली लाइन में कैसे लिखेंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि पहले वाले पद हमारे सेम रहेंगे, जो भी उसका दूसरा पद होगा यानी कि A11, उसके बाद जो दूसरा पद आएगा A12, तो जो उसका दूसरा वाला पद होगा, ठीक है, वो वहां पर बदल जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। आप देखते हैं इसमें हम आगे, तो इसमें हमें आगे दे रखा है हम किसी m × n कोटि के अवयव को प्रकट करने के लिए इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल A बराबर
ब्रैकेट में स्मॉल a i j ब्रैकेट बंद m इंटू n। यहाँ पर उसकी कोटी आ जाएगी कि वहाँ पर हमारी रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। जब ये प्रश्नावली के क्वेश्चंस में आएगा वहाँ पर मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आव्यूह के प्रकार। तो इसमें देखते हैं हमारे आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आव्यूह के प्रकार। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आव्यूह हमारे कितने प्रकार के होते हैं और किस आव्यूह की यहाँ पर क्या पहचान होती है, ठीक है। कि आपके सामने अगर आव्यूह आपको दे दिया जाए कि आप आव्यूह को देखते ही बता दें कि हमारा कौन सा आव्यूह है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आव्यूह हमारे कितने प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा स्तंभ आव्यूह जिसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा है हमारा पंक्ति आव्यूह जिसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तीसरा है हमारा वर्ग आव्यूह जिसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें आगे। चौथा है हमारा विकर्ण आव्यूह जिसको हम बोलते हैं डायगोनल्स मैट्रिक्स। पांचवा है हमारा अदिश आव्यूह जिसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। छठा है हमारा तत्समक आव्यूह जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सातवां है शून्य आव्यूह जिसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब इन सातों आव्यूह की मैं आपको आगे पहचान भी बताता हूं कि इनकी पहचान क्या होती है और इनकी डेफिनेशन भी क्या होती है, वो देखते हैं हम आगे। पहला है हमारा स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। इसकी क्या परिभाषा होती है। इसमें क्या होगा, हमारा केवल एक ही स्तंभ होगा, ठीक है। स्तंभ होगा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि हमारे पंक्ति क्या होगा और स्तंभ क्या होगा। जिस भी आव्यूह में हमारा एक स्तंभ होगा उसको क्या बोलेंगे हम, स्तंभ आव्यूह, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पर उदाहरण भी लिख रखा है, आप यहाँ से देख लेना, क्योंकि मैंने बताया था स्तंभ की तना होगा और ये हमारा स्तंभ की तना ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास आव्यूह ए है जो कि हमारा कैसा है, स्तंभ आव्यूह है। और इसकी हमने यहाँ पर कोटि भी लिख रखी है 4×1। हम यहाँ पर देखेंगे रो कितनी बनेंगी, ऐसे करके देखेंगे 1 2 3 4। और यहाँ पर अगर हम इसमें स्तंभ देखेंगे वो कितना होगा, 1। तो हम इसको 4×1 भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको m×1 करके भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें स्तंभ तो दे रखा है एक। अगर हम पंक्तियाँ देखेंगे तो ऐसे करके हमें पंक्तियाँ नहीं है इसमें, ठीक है। इस तरीके के लिखने को बोलते हैं हम व्यापक रूप, ठीक है। और ये हमारा सिंपल हो गया कोटि के रूप में कि इसकी कोटि कितनी होगी 4×1, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके दूसरे आव्यूह की परिभाषा को। दूसरा है हमारा पंक्ति आव्यूह जिसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो इसमें भी क्या होगा, अगर हमारे पास कोई आव्यूह दे रखा है और उसके अंदर क्या है, एक ही पंक्ति है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह, ठीक है। और उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, ये हमारे क्या है, एक पंक्ति के रूप में, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर कोटि भी लिख रखी है 1×4। तो एक तो इसमें खाली रो हो गई, तो यहाँ पर पंक्ति के लिए दे रखा है, ×4 यहाँ पर स्तंभ के लिए दे रखा है। या आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं 1×n के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो n है यानी कि स्तंभ है वो हमारे यहाँ पर नहीं होंगे, किसमें, व्यापक रूप में जब हम लिखेंगे, ठीक है। तो उसे हम लिखेंगे 1×n के रूप में। तो उम्मीद करता हूं जैसे कि मैं समझा रहा हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको पूरी डेफिनेशन पढ़नी है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। या तो आप इन डेफिनेशंस को कहीं पर नोट कर लें या आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके तीसरे आव्यूह को। तीसरा है हमारा वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स की हमारा ये होता क्या है। तो इसकी परिभाषा हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें दे रखा है हमें एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है, एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। यानी कि जितनी हमारी पंक्तियाँ होंगी उतने ही हमारे स्तंभ होने चाहिए। यानी कि m और n की जो वैल्यू होगी वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर जिस भी आव्यूह में m और n की समान वैल्यू होगी तो उसे क्या बोलेंगे, हम एक वर्ग आव्यूह बोलेंगे, जिसमें हमारी m और n की संख्या बराबर होगी। अब इसमें मैं आपको इसका उदाहरण भी दिखा देता हूं आगे। जैसे कि आपको उदाहरण दिख ही रहा होगा, यहाँ पर हमने एक आव्यूह ले रखा है a जिसमें हमारी 3 ही पंक्तियां हैं और हम देखेंगे तो 3 ही हमारे स्तंभ हैं, यानी कि ये हमारा एक वर्ग आव्यूह हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें अगले आव्यूह की परिभाषा को। चौथा है हमारा विकर्ण आव्यूह जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें मैं यहाँ पर परिभाषा दे रखी है कि जो हमारा एक वर्ग आव्यूह होता है वो हमारा विकर्ण आव्यूह कब कहलाता है, यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे विकर्ण क्या होते हैं। या तो विकर्ण हमारा इस तरीके से होगा, इधर वाले सारे अवयव
या विकर्ण हमारा इस तरीके से होगा। तो विकर्ण वाले अवयवों के अलावा जो भी हमारे अवयव होंगे वो कैसे होंगे, सारे के सारे शून्य होंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। आगे मैं आपको उदाहरण भी दिखा देता हूं, वहां पर आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये आपके सामने दो उदाहरण है ए और बी, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये हमारे डायगोनल्स हो गए। इसके अलावा जो भी हमारे पास अवयव बचे हैं वो कैसे हमारे शून्य हैं। तो कहीं पर आपको ये डायगोनल्स में संख्या लिखी भी दिखाई दे। इसके अलावा जितने भी हमारे पास अवयव हो, अगर वो सारे के सारे हमारे शून्य हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके पांचवें अवयव को। तो पांचवा अवयव हमारे पास अदिश अवयव, जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब इसकी क्या परिभाषा होती है वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी परिभाषा यहां से स्टार्ट हो जाएगी। एक विकर्ण अवयव, जो हमारा एक विकर्ण अवयव हमने इससे पहले अभी पढ़ा था, उसी को हम अदिश अवयव भी कह सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है, वो यहां से स्टार्ट हो जाएगी। यदि इसके विकर्ण के जो अवयव होंगे वो कैसे होंगे, सारे के सारे समान होंगे। ठीक है, अभी इससे पहले हमने एक अवयव पढ़ा था विकर्ण अवयव, उसमें हमारे जो विकर्ण वाले यानी कि डायगोनल्स वाले जो भी अवयव थे वो तो हमारे संख्या के रूप में थे। उसके अलावा जितने भी हमारे पास अवयव थे वो सारे के सारे कैसे थे, जीरो थे। तो ये जो हमारा अदिश अवयव है ये भी हमारा उसी तरीके का होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे डायगोनल्स होंगे, ठीक है, जो हमारे विकर्ण वाले अवयव होंगे वो सारे सेम नंबर होंगे। ठीक है, या तो सब जगह हमारा सेम ही नंबर होंगे, जैसे 2 2 2 या 3 3 3, लेकिन सारी की सारी संख्या कैसी होंगी, समान होंगी। ठीक है, तो उस अवयव को हम क्या बोलेंगे, अदिश अवयव बोलेंगे। ठीक है, तो इसके मैं आपको उदाहरण भी दिखा देता हूं। वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये पहला में अवयव दे रखा है, ये दूसरा अवयव दे रखा है। ये हमारा 2 × 2 का है और ये हमारा 3/3 का है। ठीक है, तो इसमें भी हम देखेंगे तो ये जो हमारे डायगोनल्स वाले हैं ये हमारे कैसे हैं, समान है, -1 और -1। ऐसे ही हम 3/3 में देखेंगे तो ये जो हमारे डायगोनल्स वाले हैं ये √3 तीनों के तीनों समान है। तो ये हमारे अदिश अवयव के उदाहरण थे। अब देखते हैं हम इसके अगले अवयव को, और यह है इसका छठा अवयव तत्समक अवयव। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये इंपॉर्टेंट भी है और ये बार बार हर क्वेश्चन में आता रहेगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव कैसे होते हैं, हमारे शून्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था एक वर्ग अवयव जिसमें हमारी पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या समान थी, तो हमारा ये वैसा अवयव होगा। और जो इसके विकर्ण होंगे वो कैसे होंगे, वो एक ही होंगे। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हमने अदिश अवयव पढ़ा था, उसमें हमारे एक ही जैसे नंबर थे विकर्ण अवयव में, तो अभी यहाँ पर खाली क्या होंगे, एक ही होंगे। और जितने भी बाकी शेष बचे हुए अवयव होंगे उनकी जगह पर क्या होगा, शून्य होगा। तो ऐसे अवयव को क्या बोलेंगे हम, तत्समक अवयव। ठीक है, अब इसके मैं आपको उदाहरण भी दिखा देता हूं, बहुत इजी है वैसे तो यहाँ पर आपको उदाहरण दिख ही रहे होंगे। पहला है ए, दूसरा है बी। ये जो विकर्ण वाले हैं, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, 1 1 है, और बाकी जितने भी हैं वो हमारे शून्य हैं। और ये हमारे कैसे हैं, वर्ग अवयव की तरह है। जितने हमारे पास रो हैं उतने ही हमारे पास कॉलम है। ठीक है, और इसको आप नोट कर कर लिख लेना कि जो हमारे पास एक अदिश अवयव होता है वो कैसा होगा, हमारा तत्समक अवयव होगा। क्योंकि जो हमारा अदिश अवयव था उसमें जो हमारे डायगोनल्स वाले अवयव थे वो सारे हमारे सेम होंगे। उसके अलावा जितने भी हमारे अवयव बचेंगे वो कैसे होंगे, शून्य। तो इसी कारण से हम अदिश अवयव को क्या बोलेंगे, तत्समक अवयव बोलेंगे। और यहाँ पर यह भी दे रखा है, परंतु जो हमारा तत्समक अवयव होता है वो एक अदिश अवयव होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ध्यान रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं हम इसके लास्ट अवयव को। तो यह हमारा 7वां अवयव जो कि हमारा है शून्य अवयव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। और यहाँ से इसकी परिभाषा स्टार्ट हो जाएगी। सबसे आसान है कि जो भी हमारे पास अवयव होगा उसके अंदर जितने भी अवयव है वो हमारे कैसे होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। यहाँ पर लिख भी रखा है कि एक अवयव उसको हम शून्य अवयव भी बोलते हैं, या वो इस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है रिक्त अवयव के रूप में। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेना, कहलाता है यदि इसके सभी अवयव कैसे हों, शून्य हों। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया था। अब मैं आपको इसके उदाहरण भी दिखा देता हूँ, बहुत ईजी है क्योंकि इसमें सारे अवयव कैसे होंगे, शून्य होंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहे होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स हमारी कितनी भी कोटि की हो सकती है, लेकिन जो उसके अवयव होंगे वो सारे के सारे शून्य होंगे। ठीक है, तो ये जो आपके अवयव के प्रकार थे वो सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको समझा चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में भी
आ गए होंगे, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ अलग पहचान है और वो आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब इन फॉर्मूलों का ये लास्ट टॉपिक है आव्यूह की समानता, कि ये होती क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो ये हमारा टॉपिक है आव्यूह की समानता, जिसे हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। यहां से इसकी एक कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगी कि हमारे पास दो आव्यूह हैं, पहला हमारे पास एक आव्यूह दे रखा होगा, दूसरा हमारे पास बी आव्यूह दे रखा होगा। वो हमारे तभी समान कहलाएंगे जब वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। पहली इसमें कंडीशन है कि वे समान कोटि के होते हैं। ठीक है, जिन भी हम आव्यूह की आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, दो आव्यूह लेकर अगर हम उनकी तुलना करेंगे तो वो हमारे सबसे पहली बात तो समान कोटि के होने चाहिए, तभी हम उनकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तभी हम उनमें समानता ढूंढ सकते हैं जब वो हमारे समान कोटि के होंगे। अगर पहला आव्यूह हमारा 2/2 का है तो दूसरा भी हमारा 2/2 का ही होना चाहिए। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई आव्यूह 3/3 का है तो जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं तो दूसरा भी हमारे पास जो आव्यूह होना चाहिए वो 3/3 का होना चाहिए। ठीक है, तो पहली तो ये हो गई इसकी कंडीशन। अब देखते हैं हम इसकी दूसरी कंडीशन को। दूसरा है हमारे पास कि ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। अगर हमारे पास दो अवयव हैं ए और बी, तो उसके अंदर जो हमारे अवयव होंगे, जैसे हमारा एक अवयव है A11, तो वो हमारा इक्वल होगा किसके, तो वो हमारा इक्वल होगा जो हमारा अवयव बी है उसके A11 के। ऐसे ही हमारे पास दूसरा अवयव है A12, तो वो हमारा इक्वल होगा किसके, तो जो हमारे पास दूसरा अवयव दे रखा होगा उसका जो अवयव होगा A12 उसके बराबर होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिख भी रखा है, अर्थात I तथा J के सभी मानों के लिए समान होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर कंडीशन भी लिख रखी है कि AIJ बराबर होगा BIJ के। ठीक है, यहाँ पर अगर हम I और J की वैल्यू को सेम लेते हुए चलें, यानी कि अगर यहाँ पर हम I और J की जगह 1 1 रख दें तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A11 बराबर होगा B11 के। ऐसे ही अगर हम 1 2 रख दें तो A12 बराबर हो जाएगा B12 के। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर दे रखा है। अब आगे मैं इसको उदाहरण से समझा देता हूं आपको। तो यहाँ पर आपको उदाहरण दिख ही रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हमें पहला अवयव दे रखा है और जो दूसरा अवयव दे रखा है, तो पहले में भी और दूसरे में भी जो अवयव है वो हमारे कैसे हैं, समान है। जैसे A11 हमारा कितना है 2, तो ऐसे ही B11 भी हमारा कितना है 2। ऐसे ही A12 हमारा है 3 और B12 भी हमारा है 3। तो हमने लिख रखा है ये हमारे क्या है, समान अवयव हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कौन से हमारे समान अवयव नहीं होंगे। अब यहाँ पर आपको दो अवयव दिख रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर वाले दोनों हमारे बराबर नहीं है, नीचे वाले तो बराबर है हमारे पास, लेकिन ऊपर वाले दोनों अवयव हमारे बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि समान अवयव नहीं है। अब अगर हमारे अवयव बराबर होंगे तो हम उसको कैसे दर्शाएंगे, और अगर हमारे अवयव बराबर नहीं होंगे तो हम उसको कैसे दर्शाएंगे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये हमारा क्या होता है, प्रतीकात्मक रूप। ठीक है, तो हम उसको कैसे दर्शाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर बराबर होगा तो हम उसे लिख देंगे A बराबर है B के, और अगर बराबर नहीं होगा तो उसे लिख देंगे A बराबर नहीं है किसके, B के। ठीक है, यही इसमें लिखा भी है, आप यहाँ से देख लो, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूले हमारे प्रश्नावली 3.1 को करने के लिए यूज में आने वाले थे वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में भी आ चुके होंगे। कहीं पर आपको समझ में नहीं आया हो तो वहां पर आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे तो बहुत इजी थे सारे के सारे, आपकी समझ में आ गए होंगे। फॉर्मूले बताने इसलिए जरूरी थे, उसके बिना प्रश्नावली नहीं हो पाती। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर हम प्रश्नावली 3.1 के सोल्यूशन को। और ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है बुक की, ये आपके जो न्यू सिलेबस है उसकी पीडीएफ है। ठीक है, क्योंकि अब हमारा मैथ का सिलेबस चेंज हो चुका है, और ये जो आपको सामने पीडीएफ दिख रही है, इस पीडीएफ में वही क्वेश्चंस है जो हमारे इस साल सिलेबस में है। ठीक है, अगर आपके पास न्यू बुक्स नहीं है और आपको नहीं पता कि आपका सिलेबस भी चेंज हो चुका है, तो इसके ऊपर मैंने अलग से ही वीडियो बना रखी है, या तो आप उस वीडियो को देख लें, या फिर मैं आपको इस प्रश्नावली में दिखा दूंगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो पहले आप इसकी पीडीएफ को देख लें।
अब यहाँ से हमारा इस प्रश्नावली का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और जो मैंने अभी आपको सारे क्वेश्चन दिखाए हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। तो ये इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें एक आव्यूह दे रखा है ए और हमें इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उनके आंसर हमें बताने हैं। ठीक है, तो आप इस आव्यूह को ध्यान रखना और कौन कौन से पॉइंट हैं वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। पहला है, इसमें हमें आव्यूह की कोटि बतानी है। दूसरा, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है वो बतानी है। और तीसरा, हमें अवयव बताने हैं A13, A21, A33 और A24 और A23। ये सारे के सारे अवयव हमें ऊपर आव्यूह में से बताने हैं। ठीक है, इसीलिए वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए थे, जिससे यहाँ पर आपको नया नया ना लगे। तो अब एक एक कर हम हर पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमारे पहले पॉइंट का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले उसमें हमें बताना है कि जो हमारा आव्यूह है उसकी कोटि कितनी है। अब कोटि निकालने के लिए मैंने बताया था वहां पर हमें पता होना चाहिए कि हमारे m और n की क्या वैल्यू है, यानी कि वहां पर पंक्तियां कितनी है और स्तंभ कितने हैं। ठीक है, तो आपके सामने आव्यूह आ चुका होगा। उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारी 3 ही पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया कि पंक्तियों की संख्या m बराबर कितनी हो जाएगी 3 और स्तंभों की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी 4। अब मैंने आपको बताया था अगर हमें किसी भी आव्यूह की कोटि निकालनी हो तो उसमें जितनी पंक्तियां होंगी और जितने स्तंभ होंगे उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी कि m इंटू n के रूप में। तो यहाँ पर जो हमारी पंक्तियां हैं वो हैं 3 और स्तंभ है 4, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 3 इंटू 4। वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं कैसे लिखेंगे हम। तो उसको हम इस तरीके से लिख देंगे कि आव्यूह की कोटि बराबर होगा m इंटू एन। m की वैल्यू आई थी हमारी 3 इंटू n की वैल्यू आई थी हमारे पास 4, यानी कि आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी 3 इंटू 4। ठीक है, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा में पॉइंट दे रखा था कि इसमें जो अवयव है उनकी संख्या कितनी होगी। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जो भी हमारी पंक्तियां आएंगी और जो भी हमारा स्तंभ होगा उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है हमने यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ पहले ही निकाल लिए थे, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी 12। अब इसको हम कैसे चेक करें कि ये हमारा सही है या नहीं है। तो इसके लिए आपको जो गिवन आव्यूह है उसको देखना पड़ेगा और उसमें जो अवयव दे रखे हैं उनको आप गिन लेना, तो वो अवयव कितने होंगे 12 होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके तीसरे पॉइंट को। यह इसका तीसरा पॉइंट और इसमें हमें अवयव दे रखे थे जिसमें हमें अवयवों के मान बताने थे। तो इनके मान निकालने के लिए हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें अवयव गिवन है पहले से ही। ठीक है, वहां से हम इनकी एक एक कर वैल्यू निकाल लेंगे, उसको देखते हैं हम। और ये हमें अवयव दे रखा है और मैंने जब आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले समझाए थे तब मैंने बताया था कि पहले पद को हम क्या कहते हैं A11, दूसरे पद को कहते हैं हम A12, ऐसे ही तीसरे पद को कहते हैं हम A13। ठीक है, और मैंने आपको वहां पर यह भी बताया था कि इसके जो पहले पद होगा वो हमारे सेम रहेंगे और जो दूसरे वाले पद होंगे वो हमेशा चेंज होते रहेंगे। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हुए आए होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एक कर इसके आंसर बताता हूं। पहला हमें दे रखा है अवयव A13 की इसका मान क्या होगा, तो A13 यानी कि वो पहली वाली लाइन में होगा A11, A22 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा A13, यानी कि जो हमें पहला पॉइंट दे रखा है A13 उसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 19। ठीक है, ऐसे ही वहां पर हमें दूसरा पॉइंट दे रखा है A21, तो A21 हम इसे दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर A21 ये हमारा पहला वाला ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि A21 का आंसर कितना हो जाएगा 35। ऐसे ही हमें इसमें दे रखा है A33, तो वो हमारा थर्ड लाइन में होगा, तो थर्ड लाइन में देखेंगे A31, A32 और ये हमारा हो जाएगा A33। ठीक है, यानी कि A33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -5। ऐसे ही हमें इसमें चौथा दे रखा है A24, तो A24 का मतलब क्या हो गया, ये हमारा दूसरी लाइन में होगा, तो 1, 2, 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि A24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 12। ऐसे ही हमें इसमें लास्ट दे रखा है A23, यानी कि हमारा दूसरी लाइन में होगा और तीसरा वाला पद होगा वो आ जाएगा हमारा ये। तो अवयव A23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5/2। ठीक है, तो ये तीसरा वाला पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं आगे। यहां से हमारा तीसरे पॉइंट का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जिस भी अवयव का हमें मान पूछ रखा है वो लिख देना
और जो भी आपका आंसर आया है वो लिख देना। आप यहाँ से सारे आंसर को मिला भी लेना, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको समझाए थे, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को। यह इसका दूसरा क्वेश्चन, और जो इसका ये दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है। अगर आप दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपकी समझ में खुद आ जाएगा, लेकिन आप इसको ढंग से समझते हुए चलना, ठीक है। बस दोनों ही क्वेश्चन में डिजिट चेंज है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। तो पहले हम इसका दूसरा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दे रखा है यदि किसी आव्यूह में कितने अवयव हो, 24 अवयव हो। हमारे पास कोई आव्यूह है और उसके अंदर हमारे कितने अवयव हैं, 24 अवयव है। तो इसकी संभव कोटि क्या होगी, हमें इसकी कोटियां बतानी है। और इसमें हमें आगे भी एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसमें कोटि बतानी है। यानी कि हमें एक आव्यूह दे रखा है कि जिसमें 24 अवयव है, तो हमें उसकी कोटि बतानी है। और इसी में हमें दूसरा दे रखा है कि अगर हमारे पास एक आव्यूह है जिसके अंदर हमारे पास 13 अवयव है, तो हमें उसकी कोटि बतानी है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने फॉर्मूले समझ रखे होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसके सोल्यूशन को। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसको नोट कर लेंगे। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारे पास आव्यूह है उसमें कुल अवयव कितने यहाँ पर दे रखे हैं, हमें 24। अब यहाँ पर हमें कोटि बतानी है, यानी कि हमें यह बताना है कि जो हमारे पास आव्यूह है वो कितने बाई कितने का होगा, ठीक है। यानी कि उसमें रो कितनी होंगी और कॉलम कितने होंगे, ठीक है। अब ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें किसी की कोटि निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। उसमें हम गिन लेंगे कि हमारे पास रो कितनी है और स्तंभ कितने हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर m और n की अलग अलग वैल्यू को सोचना है, जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाए, 24 आ जाए, ठीक है। क्योंकि m और n के मान की मल्टीप्लाई करके हमारा 24 आना चाहिए। तो हम m और n के मान की जगह ऐसी संख्याएं सोचेंगे जिनको गुणा कर कर हमारा कितना आ जाए, 24 आ जाए, ठीक है। तो हम उसको एक एक कर लिखते भी रहेंगे यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि आव्यूह की संभव कोटियां कितनी होंगी। पहला यहाँ पर आ जाएगा 1 × 24, यानी कि हमारे पास ऐसा भी आव्यूह हो सकता है जिसमें हमारी एक ही पंक्ति हो और उसमें 24 स्तंभ हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा आ जाएगा 2 × 12, ऐसे ही तीसरा 3 × 8, यानी कि यहाँ पर आपको m और n की ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारा 24 आ जाए। यहाँ पर जितनी संख्याएं लिखी हैं उनकी अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पर 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू ही हमारी इस आव्यूह की संभव कोटियां हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही आगे आ जाएगा 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2 और 24 × 1, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसकी संभव कोटियां हो सकती हैं। अब ये आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमें इसका दूसरा वाला पॉइंट दे रखा था कि अगर हमारे पास कोई आव्यूह है और उसके अंदर हमारे कितने अवयव हो, 13 अवयव हो, तो वैसे ही आपको सोचना है कि आपको m और n की ऐसे ही अलग अलग वैल्यू लेनी है कि जिनको गुणा करने पर हमारा कितना आ जाए, 13 आ जाए। तो वो संख्या हमारी क्या होंगी, 1 × 13 या 13 × 1। तो वो उसकी क्या हो जाएंगी, संभव कोटियां हो जाएंगी, ठीक है। वो मैं आपको आगे दिखा भी देता हूं। तो ये आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। यहाँ पर पहले हम अवयव लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख भी देंगे। इसीलिए ही जो हमारे पास आव्यूह दे रखा है उसकी संभव कोटियां क्या होंगी, 1 × 13 और 13 × 1, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके तीसरे क्वेश्चन को। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये सेम दूसरे क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। यह इसका तीसरा क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका आंसर आप खुद भी निकाल देंगे। इसमें हमें दे रखा है यदि किसी आव्यूह में हमारे कितने अवयव हो, 18 अवयव हो, तो हमें उसकी कोटि निकालनी है। और दूसरा इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है कि अगर इसमें 5 अवयव हो तो हमें इसकी कोटि बतानी है कि इसकी कोटि क्या होगी। तो आपको इन दोनों ही पॉइंटों में ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारा 18 आ जाए, और ऐसे ही दूसरे पॉइंट में सोचना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं आगे। तो यहां से हमारा इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें जो दे रखा होता है क्वेश्चन में उसको नोट कर लेंगे कि आव्यूह में कुल अवयव हमारे कितने हैं, 18, वो लिख लेंगे। और यहाँ पर कोटि निकालने के लिए m और n की ऐसी वैल्यूज को लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 18 आ जाए। आप तो ऐसी संख्याएं सोचना जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 18 आता हो, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसीलिए ही आव्यूह की संभव कोटियां वो आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख भी रही होंगी। 1 इंटू 18, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 और ऐसे ही अब इसके उल्टे हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 18 इंटू 1 और 2 इंटू 9 और 6 इंटू 3, इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर हमारा 18 आ रहा है। तो ये हमारी इस आव्यूह की कोटि हो जाएंगी, ठीक है। चाहे हमें अवयव कुछ भी दे रखा हो, हमें वहां पर m और n की ऐसी वैल्यू लेनी है, उन दोनों की गुणा करने पर जो हमें आव्यूह में अवयव दे रखे हैं वो हमारे आ जाने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट। अब देखते हैं इसके दूसरे पॉइंट को, जिसमें हमें दे रखा था कि इसमें अवयव कितने हैं, 5। तो अगर हमारे पास कोई आव्यूह है जिसमें हमारे 5 अवयव हैं, तो उसकी हमारी कोटियां कितनी हो जाएंगी, 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां से हमारा दूसरे पॉइंट का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम अवयव लिख देंगे जितने हमें दे रखे होंगे और यहां पर उसकी कोटियां लिख देंगे, इसीलिए ही आव्यूह की संभव कोटियां 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 हो जाएंगी। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन था सेम दूसरे क्वेश्चन की तरह था, इसलिए कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को ढंग से समझते हुए चलें। अगर आप एक क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेंगे तो उसी तरह के आप कितने भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन भी तैयार नहीं होगा तो आप उस तरीके का दूसरा क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके चौथे क्वेश्चन को। यहां से हमारा चौथा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमें दे रखा है कि एक 2 इंटू 2 आव्यूह ए बराबर हमें दे रखा है ब्रैकेट में ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। हमें यहाँ पर 3 ए आई जे के मान भी दे रखे हैं, आप ऐसे समझ ले 3 समीकरण भी दे रखी है और यहाँ पर हमें 2/2 का एक आव्यूह भी बनाना है, ठीक है। और हर पॉइंट के लिए जो हमारा आव्यूह होगा वो अलग होगा। यहाँ पर हमें हर समीकरण में आई और जे की अलग अलग वैल्यू को रखना है और हमें एक 2/2 का आव्यूह बनाना है। अब अगर हमें 2/2 का आव्यूह बनाना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर अवयव होने चाहिए, क्योंकि अगर हम 2/2 का आव्यूह बनाएंगे तो उसमें हमारी 2 ही पंक्तियां होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। तो यहाँ पर हम एक 2/2 का जो आव्यूह होगा उसको लेट कर लेंगे पहले ही। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A11, A12 और यहाँ पर ये दूसरी लाइन है तो A21 और A22। तो यह हमारा एक 2/2 का आव्यूह हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमें हर समीकरण दे रखी हैं उसके लिए हम यहाँ पर इन चारों वैल्यूज को निकालेंगे और एक आव्यूह बना लेंगे, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे हम, वो कैलकुलेशन मैं आपको आगे दिखाता हूँ। एक एक कर हम तीनों पॉइंटों को सॉल्व करते हैं इसमें। तो यहाँ से हमारा चौथे क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि हम यहाँ पर 2/2 का आव्यूह को लेट कर लेंगे, तो हमने यहाँ पर उसको मान लिया है कि आव्यूह ए बराबर ब्रैकेट में इस आव्यूह को हमने समीकरण 1 मान लिया है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि हम यहाँ पर इन चारों वैल्यूज के मान निकालेंगे और उसको समीकरण 1 में रख देंगे, वो हमारा एक आव्यूह बन जाएगा उस पॉइंट का, ठीक है। तो अब हम एक एक कर पॉइंट्स लेते रहेंगे और आव्यूह बनाते रहेंगे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर पहला पॉइंट ले लिया है ए आई जे बराबर ब्रैकेट में हमें दे रखा है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमें पहले निकालना है A11, फिर निकालना है A12 और यहाँ पर निकालना है हमें A21 और यहाँ पर निकालना है A22। और यहाँ पर जो हमें दे रखा है ये दे रखा है ए आई जे, यानी कि अगर हमें 1 निकालना है तो आई और जे की जगह हमें 1 रखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें A12 निकालना है तो आई बराबर 1 रखना पड़ेगा और जे बराबर 2 रखना पड़ेगा। ऐसे ही हम हर बार आई और जे की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में वो मान रखते रहेंगे सारे के सारे। तो वो देख लेते हो, यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख ही रहा होगा कि समीकरण 2 में आई व जे के स्थान पर 1 रखने पर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसको आगे। तो यहाँ पर हमारा था ए आई जे बराबर होगा आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर हमने आई की जगह भी और जे की जगह भी 1 रखा है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A11 बराबर होगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 और 1 हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 अपॉन में है ही हमारे पास 2। यहाँ 2 से हम इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2। अब इस वैल्यू को आप या तो आप कहीं पर नोट कर ले, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास लास्ट में काम में आएगी, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसकी दूसरी वाली वैल्यू को A12 की, ठीक है। वो देखते हैं हम आगे। तो अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा कि समीकरण 2 में आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 2 रखने पर,
क्योंकि हमें यहाँ पर क्या वैल्यू निकालनी है, A12। अगर ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A12 बराबर होगा ब्रैकेट में 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये हमें समीकरण 2 में दे रखा था पहले से ही। अब यहाँ पर हमारा 1 + 2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और अपॉन में आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। अब निकालते हैं हम नेक्स्ट A21 की वैल्यू को। ठीक है, और बहुत इजी है, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें निकालना है A21, यानी कि I की जगह पर हमें 2 रखना पड़ेगा और J की जगह पर हमें 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A21 बराबर होगा 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 1 हो जाएगा हमारा 3, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 अपॉन 2। तो यहाँ पर हमारे पास A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2। ठीक है, तो इसको भी आप कहीं पर नोट कर लेना। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू बची है जो हमें निकालनी है A22, यानी कि हमें I बराबर भी 2 रखना पड़ेगा और J बराबर भी 2 रखना पड़ेगा। वो देखते हैं हम आगे। तो यहां से हम लिख देंगे समीकरण 2 में I व J के स्थान पर 2 रखने पर, और यहां पर हम लिख भी देंगे A22 बराबर होगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और A22 बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16। 2 से यहाँ पर काट देंगे, 2 × 8 = 16। तो यहाँ पर A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अब इन चारों वैल्यूज को उठाकर हम रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, वो देखते हैं हम आगे, और आगे हमारा आंसर भी आ जाएगा इसका। तो अब देखते हैं हम यहाँ से। तो इसके लिए आपको समीकरण 1 पता होनी चाहिए कि वो क्या थी, वो आपके सामने भी आ चुकी होगी, और जो हमने यहाँ पर सॉल्व कर वैल्यूज निकाली थी वो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब पहले हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू रखनी है, A11 की। तो A11 की हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, 2। ऐसे ही दूसरी वैल्यू थी हमारे पास A12, वो कितनी आई थी हमारे पास, 9/2। ऐसे ही तीसरी वैल्यू थी A21, वो आई थी हमारे पास 9/2। और ऐसे ही चौथी वैल्यू थी, वो थी हमारे पास A22, जो हमारे पास आई थी 8। वो सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर हमारा A बराबर एक 2 × 2 का अपव्यू बन गया। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व कर हमें बाकी जो 2 पॉइंट बचे हैं उनके लिए भी हमें अपव्यू बनाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके दूसरे वाले पॉइंट को, और उससे हम अपव्यू बनाते हैं। तो यह हमारा इसका दूसरा पॉइंट, इसमें हमें दे रखा है AIJ बराबर होगा I/J के। ठीक है, इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1, जो हमें उसका दूसरा वाला पॉइंट दे रखा था। अब इसमें भी हम I और J की अलग अलग वैल्यू को रखकर हम यहाँ पर A11, A12, A21, A22 इन सभी के वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम वैल्यूज को निकालना। पहले हम निकालेंगे A11, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में I व J के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A11 बराबर होगा, I की वैल्यू भी 1 आ जाएगी ऊपर, और J की वैल्यू भी नीचे आ जाएगी 1। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1, यानी कि A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1। इस वैल्यू को आप साइड में कहीं नोट कर लेना, क्योंकि हमारे लास्ट में काम में आने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालते हैं A12, वो देखते हैं अब हम। तो यहाँ पर समीकरण 1 में हम I बराबर 1 रख देंगे और J बराबर 2 रख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना है A12। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A12 बराबर होगा, I की वैल्यू आ जाएगी ऊपर 1 और J की वैल्यू नीचे आ जाएगी 2। तो अभी अब A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक है, तो इस वैल्यू को भी नोट कर लेना। अब निकालते हैं हम इसकी थर्ड वैल्यू को, जो है हमारी A21। ठीक है, वो देखते हैं अब हम। ये प्रश्नावली बहुत आसान प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली को आप एक बार समझकर आप खुद भी कर सकते हैं। एक बार यहाँ से समझने के बाद आपकी समझ में प्रश्नावली आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालने वाले A21। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में I बराबर रख देंगे 2 और J बराबर रख देंगे 1। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A21 बराबर होगा, I की वैल्यू आ जाएगी ऊपर 2 अपॉन हमारा जो J है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अगर हम यहाँ पर 1 से 2 पर भाग भी करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2, यानी कि A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अब जो इसकी लास्ट वैल्यू बची है A22, उसको निकाल लेते हैं।
तो उसके लिए हम समीकरण 1 में i बराबर भी 2 रख देंगे और j बराबर भी 2 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा a22 बराबर होगा 2/2 के 2 से हम यहाँ पर 2 को काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, यानी कि a22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब हमारे पास आव्यूह की चारों वैल्यू आ चुकी हैं जो आव्यूह हमने स्टार्टिंग में लेट करा था। तो हम इन चारों वैल्यूज को उठाकर उस आव्यूह में रख देंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने वैल्यूज को साइड में नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा आव्यूह क्या आया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तब आव्यूह a बराबर, और ये चारों वैल्यू आपको साइड में लिखी हुई दिखाई दे भी रही होंगी। a11 की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 और a12 की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/2, a21 की वैल्यू आई थी हमारे पास 2 और a22 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1। ठीक है, इन चारों वैल्यूज को हमने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर हमारा ये आव्यूह बन गया है और यही हमारे जो सेकंड वाले पॉइंट के लिए आव्यूह था, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2/2 का आव्यूह बनाना था और हमें इसके लिए समीकरण उन्होंने दे रखी थी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके थर्ड पॉइंट को। ये इसका हमें थर्ड पॉइंट दे रखा है कि ए आई जे बराबर होगा ब्रैकेट में i प्लस 2j ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण से भी हम चार वैल्यू को निकालेंगे। कौन कौन सी? a11, a12, a21 और a22। इन चारों वैल्यूज को निकालने के बाद में जो हमने आव्यूह को लेट करा था सबसे स्टार्टिंग में, उसमें रख देंगे तो हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा। तो एक एक कर हम चारों वैल्यू को निकाल लेते हैं। पहले हम निकालते हैं a11 की वैल्यू को। ठीक है, हमें निकालना है a11। उसके लिए हमें क्या है, i के स्थान पे भी और j के स्थान पे भी हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 ही रखना पड़ेगा। और आपको ध्यान होगा जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो हमें ये दे रखा था कि a आई जे बराबर होगा i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2k। तो यहाँ पर हम i और j की जगह पर 1 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा a11 बराबर होगा ब्रैकेट में i की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू जे की जगह भी आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ पर हम 2 से 1 की गुणा भी कर देंगे तो भी हमारा 2 आएगा और 2 और 1 हमारे कितना हो जाएगा 3, यानी कि ऊपर हमारा आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2। 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 और अपॉन में आ जाएगा 2, यानी कि a11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9/2। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना या कहीं पर नोट कर लेना और यहाँ पर अभी साइड में आ भी जाएगी ये। अब निकालते हैं हम इसकी दूसरी वाली वैल्यू को जो कि हमारी थी a12। तो a12 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, i के स्थान पर रख देंगे 1 और j के स्थान पर रख देंगे 2। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा a12। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर देंगे। i की जगह पर आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2 इंटू जे की जगह पर आ जाएगा हमारा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ पर हम 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 और 1 हो जाएगा 5, यानी कि ऊपर आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर अपॉन 2। अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन को आगे। तो यहाँ पर हमारा 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और अपॉन में आ जाएगा 2, यानी कि a12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 25/2। तो आप इस सेकंड वैल्यू को भी ध्यान रखना। अब निकालते हैं हम इसकी थर्ड वैल्यू को जो कि हमारी a21। तो a21 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में i बराबर रख देंगे 2 और j बराबर रख देंगे 1। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा a21 बराबर होगा ब्रैकेट में i की जगह पर आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू और j की जगह पर आ जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ से हम 2 की x में मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी हमारा 2 ही आएगा और ऊपर हम जोड़ देंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर अपॉन 2। और 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। तो यहाँ से हम 2 से काट देंगे 16 को, यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर जो हमारा a21 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8। ठीक है, तो 3 वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। हमारे पास चौथी वैल्यू बची है a22, उसको निकालते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो a22 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, i बराबर भी 2 रख देंगे और j बराबर भी 2 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a22 बराबर होगा ब्रैकेट में 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 दूनी हो जाएगा 4 और 4 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर अपॉन 2 और 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36 और अपॉन में आ जाएगा 2। तो 2 से हम यहाँ पर 36 को काट देंगे 18 बार। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास a22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। अब हम इन चारों वैल्यूज को निकाल चुके हैं। अब इन चारों वैल्यूज को उठाकर हम आव्यूह में रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे तब आव्यू ए बराबर, और ये चारों वैल्यूज अभी यहाँ पर साइड में भी लिख के भी आ रही होंगी, आप यहाँ से देख लेना। पहली वैल्यू थी हमारी A11, वो आई थी हमारी 9/2। दूसरी वैल्यू थी हमारे पास A12, वो आई थी हमारी 25/2। तीसरी वैल्यू थी हमारे पास A21, वो आई थी हमारी 8। और जो अभी हमने वैल्यू निकाली थी A22 की, वो आई थी हमारे पास 18। तो वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पर रख चुके हैं, और यहाँ पर हमारा एक 2/2 का आव्यूह आ चुका है, ठीक है, जिसमें हमारी 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो चुका है। और जो ये आपका चौथा क्वेश्चन था, ऐसा ही सेम बिल्कुल पांचवा क्वेश्चन है। अगर आपको ये चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो पांचवा क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है कि जिसमें आप गलती कर सके इसमें, ठीक है। बहुत ईजी कैलकुलेशन है, अपने दिमाग से करते हुए चलना, आराम से क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके पांचवें क्वेश्चन को। तो यह हमारा इसका पांचवा क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है कि एक 3/4 का हमें आव्यूह की रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, ठीक है, कि जो इसके अवयव होंगे उनको निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। जैसे हमें चौथे क्वेश्चन में 3 पॉइंट दे रखे थे, वैसे यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। चौथे क्वेश्चन में हमसे 2/2 का आव्यूह बोला था, यहाँ पर हमसे 3/4 का आव्यूह बोला है, यानी कि इसमें हमारी 3 रो होंगी और इसमें 4 कॉलम होंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे आव्यूह को लेट कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम एक एक कर पॉइंट लेते रहेंगे और जो हमने आव्यूह लेट करा है उसके अवयवों को निकालते रहेंगे, आई और जे की वैल्यू को बदलते हुए, ठीक है। तो एक एक कर हम इन दोनों पॉइंटों को सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आव्यूह को लेट कर लेते हैं, वो देखते हैं हम आगे। तो क्वेश्चन में हमसे बोला था 3/4 का आव्यूह, तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3/4 के आव्यूह को लेट कर लेंगे और ये हमारे दोनों पॉइंटों के लिए काम में आ जाएगा, ठीक है। जैसे वहाँ पर हमारा था 2/2 का आव्यूह, तो हमने यहाँ तक बनाया था। अब ऐसे ही यहाँ पर 3/4 का आव्यूह, यानी कि इसमें हमें 3 रो बनानी पड़ेंगी और 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा यहाँ पर आ जाएगा A11, A12, A13, A14। पहली रो हो गई हमारे पास। दूसरी रो आ जाएगी A21, A22, A23, A24, ये हो जाएगी हमारे पास दूसरी रो। तीसरी रो में आ जाएगा हमारे पास A31, A32 और A33 और A34, ये हमारे पास हो गए 3 रो, यानी कि 3 हो गया। और अब हमें चाहिए 4 कॉलम, तो आप देखेंगे तो हमारे पास 4 कॉलम बन चुके हैं, ठीक है। तो इसमें मेन है आपको आव्यूह लेट करना आना चाहिए। अगर आप आव्यूह को लेट कर लेंगे तो यहाँ पर आप इनकी वैल्यू तो आराम से निकाल ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आव्यूह को लेट कर लिया है और इसे बना देंगे समीकरण नंबर 1। अब हमें इन सारे अवयवों की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले पॉइंट के लिए अलग निकालनी है और दूसरे पॉइंट के लिए अलग निकालनी है। तो अब हम इसके पहले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो यह इसका पहला पॉइंट कि Aij बराबर होगा 1/2, और यह हमारा है मोड के अंदर माइनस के 3i प्लस j, और इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हमने जो आव्यूह को लेट करा था 3/4 के आव्यूह को, उसमें जो अवयव थे उन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम, पहले निकालते हैं A11 की वैल्यू को। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में i बराबर भी 1 रख देंगे और j बराबर भी 1 रख देंगे, और यहाँ पर कैलकुलेशन कर हम A11 की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। और आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर हमारे पास मोड दे रखा है, अगर मोड के अंदर प्लस वाली संख्या है तो भी वो हमारी प्लस की होगी, अगर मोड के अंदर हमारी कोई माइनस वाली संख्या है तो वो भी हमारी प्लस की ही संख्या होगी, ठीक है। मोड का मतलब यही होता है कि अगर उसके अंदर माइनस वाली संख्या भी है, मोड के बाहर निकालने पर वो हमारी संख्या प्लस वाली हो जाएगी। तो अब हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने i की जगह भी 1 रख दिया और j की जगह भी 1 रख दिया। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/2 मोड के अंदर -3 इंटू आई की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस, और j की जगह भी आ जाएगा यहाँ पर 1। अगली लाइन में आ जाएगा हमारा 1/2 मोड में -3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3 प्लस 1 हमारा है ही वहां पर। अब यहाँ पर हमारा -3 है और प्लस के 1 है, यानी कि जो माइनस की संख्या है वो हमारी बड़ी है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -2, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप इसको ऐसे करके लिख लेना, प्लस वाला स्टार्टिंग में
3 कि 1 माइनस 3 और घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2, क्योंकि माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/2। और ये जो मैंने बताया था आपको मोड में, अगर हमारे पास कोई माइनस वाली संख्या भी है तो वो हमारी बाहर निकल कर कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको प्लस वाली संख्या दिख रही होगी और यहाँ से हम 2 से 2 को काट देंगे और यहाँ पर हमारा आ जाएगा a11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1। तो ये हम पहली वैल्यू को निकाल चुके हैं। अब निकालते हैं इसकी सेकंड वैल्यू को, जो कि हमारी a12। और अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम वैल्यूज को किस तरीके से निकाल रहे हैं। तो कुछ वैल्यूज को मैं यहाँ पर सॉल्व कर दिखा दूंगा और कुछ के मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा। तो आप उन वैल्यूज को खुद निकाल करके देखना, तो वहां से आप आंसर को मिला लेना कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि अगर मैं इस अवयव के हर अवयव को निकाल करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ अवयव निकाल रहा हूँ और कुछ अवयव को मैं यहाँ पर आंसर आपको दे दूंगा, जिससे क्या है जब आप निकालें तो उससे आप चेक कर लें कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें आगे हम। जैसे मैंने आपको a11 की वैल्यू निकालकर दिखा दी थी और यहाँ पर मैंने a12, a13 और a14 इन सभी की वैल्यू आपको यहाँ पर दे दी है। आप इन वैल्यूज को खुद निकाल करके देखना और यहाँ से मिला लेना कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है जो आप नहीं कर पाए। ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं a21 को। ठीक है, क्योंकि हम a14 तक अब निकाल चुके हैं। तो a21 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में i बराबर 2 रख देंगे और j बराबर 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा a21 बराबर होगा 1/2 मोड में -3 इंटू आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 प्लस j की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -6 और +1। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था आप वैसे यहाँ पर कर लेना, प्लस वाली संख्या पहले लिख लेना -6 और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -5 और ये हमारा मोड के अंदर लिखा है। अगर हम इसको बाहर भी निकालेंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5/2, यानी कि हमारे पास a21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को आप नोट करते हुए चलना, क्योंकि लास्ट में इन सारी वैल्यूज की हमें जरूरत पढ़ने वाली है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको a21 की वैल्यू यहाँ पर निकाल करके दिखा दी है, तो इसकी बाकी जो 3 वैल्यूज हैं a22, a23, a24 वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, आप वहां से नोट कर लेना। लेकिन उन वैल्यूज को आप खुद भी सॉल्व करके देखना। ये आपको इसलिए दिया जा रहा है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि अभी तो आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत आसान लग रहा है। जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आसान है या मुश्किल है, या आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको अकेले करना है सब, तो आप इन वैल्यूज को सॉल्व कर देख लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, a22 की आ जाएगी यहाँ पर 2 और a23 की आ जाएगी 3/2 और a24 की आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को आप खुद सॉल्व करके देख लेना। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हमें निकालना है a31। तो a31 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास समीकरण 2 है उसमें हमें i बराबर 3 रखना पड़ेगा और j बराबर 1 रखना पड़ेगा, जिससे हमारा a31 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा a31 बराबर होगा 1/2 मोड में -3 इंटू यहाँ पर i की जगह भी 3 आ जाएगा प्लस और j की जगह 1 आ जाएगा। 1/2 मोड के अंदर -9 प्लस 1, और इसको भी आप ऐसे करके लिख लेना 1 -9। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -8। तो जब हम इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8/2। 2 से हम 8 को काट देंगे 4 बार, यानी कि हमारे पास a31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। a31 की वैल्यु आ जाएगी हमारे पास 4 और बाकी जो इसकी 3 वैल्यूज बची हैं उसको आप खुद सॉल्व कर देखना। वो यहाँ पर मैंने लिख भी दी हैं। a32 की वैल्यू आ जाएगी 7/2, a33 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 और a34 की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ठीक है, अब जो हमने स्टार्टिंग में 3/4 के अवयव को लेट करा था तो हम उसके 12 के 12 अवयव को निकाल चुके हैं। अब उन सारे अवयवों की वैल्यू को हम उस अवयव में रख देंगे और हमारे पास वहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं अब हम।
जैसे हम चौथे क्वेश्चन में करते हुए आए थे वैसे हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तब आव्यूह ए बराबर, अब यहाँ पर हमारी A11 की वैल्यू आई थी 1, A12 की वैल्यू आई थी 1/2, A13 की आई थी 0, A14 की वैल्यू आई थी 1/2। ऐसे ही A21 की आई थी हमारे पास 5/2, A22 की वैल्यू आई थी हमारे पास 2, A23 की वैल्यू आई थी 3/2 और A24 की वैल्यू आई थी हमारे पास 1। A31 की आई थी हमारे पास 4 और A32 की वैल्यू आई थी हमारे पास 7/2, A33 की वैल्यू आई थी हमारे पास 3 और A34 की वैल्यू आई थी हमारे पास 5/2। उन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा एक 3/4 का आव्यूह, और यही हमारा जो हमें पहला पॉइंट दे रखा था उसके लिए ये आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके सेकंड वाले पॉइंट को। तो इसका सेकंड वाला पॉइंट है Aij बराबर होगा 2i माइनस जे के। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3, और इसके लिए भी हमें एक 3/4 का आव्यूह बनाना है। तो जो हमने समीकरण 1 में आव्यूह माना था वो इसके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सारी वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने अभी इसके पहले पॉइंट में निकाली थी। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर A11 को। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में i बराबर भी 1 रख देंगे और j बराबर भी 1 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A11 बराबर होगा 2 इंटू 1, आई की जगह ही 1 आ जाएगा और j की जगह ही 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर हमारे पास A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब जैसे हमने इसके पहले वाले पॉइंट में एक वैल्यू निकाली थी, बाकी सारी वैल्यू मैंने आपको लिख करके दिखा दी थी वो वैल्यू क्या आने वाली है, तो वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। आप यहाँ से बाकी वैल्यू को निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा वाला पॉइंट दे रखा है Aij बराबर होगा 2i माइनस जे के, वो हमारा पहले पॉइंट से भी बहुत आसान है। ठीक है, तो इसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आप एक बार कोशिश जरूर करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें हम। अब अगली वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास A12, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में i बराबर भी 1 रख देंगे और j बराबर 2 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बराबर होगा 2 इंटू 1 माइनस 2 के, क्योंकि यहाँ पर हमारा i की वैल्यू 1 आ गई है और j की वैल्यू 2 आ गई है, और 2 की हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमारा 2 आएगा। 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 0, यानी कि A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब हम इसकी अगली वैल्यू निकालते हैं A13, यानी कि समीकरण 3 में i बराबर रख देंगे हम 1 और j बराबर रख देंगे 3। वो देखते हैं आगे। तो जैसे मैंने बताया वो यहाँ पर लिखा भी है कि समीकरण 3 में i बराबर 1 और j बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A13 बराबर होगा 2 इंटू 1 माइनस 3। तो 2 की हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 और माइनस 3 है ही हमारे पास, माइनस वाली संख्या हमारे पास बड़ी है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1, यानी कि A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस के 1। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर पहली रो निकाल चुके हैं। अब जो इसमें बाकी रो बची हैं उनको भी निकाल लेते हैं। अभी हमारी पहली रो कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें हमारा एक अवयव रह गया था A14। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले A14 को निकालेंगे, फिर हमारी पहली वाली रो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में i बराबर रख देंगे 1 और j बराबर रख देंगे 4। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A14 बराबर होगा 2 इंटू 1 माइनस 4, और अगली लाइन में आ जाएगा हमारा 2 माइनस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 2, तो ये हमारी A14 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2। ठीक है, अब हमारी पहली वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब निकालते हैं हम सेकंड वाली रो को। तो उसमें हमारा पहला अवयव होता है A21। तो A21 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में i बराबर रख देंगे 2 और j बराबर रख देंगे 1। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A21 बराबर होगा 2 इंटू 2 माइनस 1। 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटा देंगे, यानी कि A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3। अब यहाँ पर जो इसकी नेक्स्ट 3 वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप उसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ से मिला लेना कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। यहाँ पर A22 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, A23 की वैल्यू आ जाएगी 1 और A24 की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। अब निकालते हैं हम इसमें तीसरी रो। तो आपको ध्यान होगा जो हमारी तीसरी रो होती है उसमें जो हमारा पहला अवयव होता है वो होता है हमारा A31। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में i बराबर रख देंगे 3 और j बराबर रख देंगे
1। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A31 बराबर होगा 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 की हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर हमारे पास A31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और जो इसकी बची हुई वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर आपको दे दी है, आप इन वैल्यूज को सॉल्व कर निकाल लेना। A32 की वैल्यू आ जाएगी 4, A33 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 और A34 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो हमने अवयव लेट करा था उसमें हमारे 12 अवयव आने थे। 3/4 का जो हमारे पास अवयव था तो वो सारे के सारे जो 12 अवयव थे वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे थे वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे। इन सारी वैल्यूज को उठाकर हम उस अवयव में रख देंगे और यहाँ पर हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन सारी वैल्यूज को हम एक एक करके रख देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या अवयव आया है। अगर आपने कैलकुलेशन सही करी होगी तो आपके अवयव भी सही आएंगे और जो हमारा अवयव बना है वो भी सही होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आप बहुत दिमाग से करना, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई तो अवयव गलत होंगे, अवयव गलत हो गए तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से करना है कैलकुलेशन को। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि तब अवयव A बराबर, तो इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। A11, A12, A13, A14, A21, ऐसे ही कर इसमें जो 12 अवयव थे उन सारी वैल्यूज को निकाल चुके हैं। तो ये जो हमारा 5वें क्वेश्चन का सेकंड वाला पॉइंट था तो उसमें जो हमें समीकरण दे रखी थी तो उसके लिए हमारे 3/4 का अवयव बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। ये आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरीके के आप ऊपर 4 क्वेश्चन करके आ चुके हैं। 3 क्वेश्चन चौथे पॉइंट में थे और 2 क्वेश्चन इस पॉइंट में थे। ठीक है, तो आपकी समझ में पूरी तरीके से आ चुका होगा। अब इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको क्लास 12th की और भी प्रश्नावली के सल्यूशन चाहिए हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। ठीक है, अगर आपको किसी प्रश्नावली का सल्यूशन चाहिए हो जो इस प्लेलिस्ट में ना हो तो आप उस प्रश्नावली को कमेंट कर देना, मैं उसके सल्यूशन के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी क्लास 12 से रिलेटेड मैं इसी तरीके के और भी प्रश्नावली के सल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।